नई संसद भवन की शुरुआत है, पुरानी संसद का आखिरी दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष से कैसे संवाद करते हैं, यह कहकर कि रोने धोने की जरूरत नहीं है, रोते रहिए, करते रहिए। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या ऐसे में प्रधानमंत्री की मंशा पर विश्वास किया जा सकता है। राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा के सभापति से यह अपील करते हैं कि आपने दो सांसदों आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और संजय सिंह दोनों को निलंबित कर दिया है, उन्हें एक बार फिर सदन में आने की अनुमति दीजिए। मगर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मुस्कुराते रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। तो मैं समझना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार इसी तरह से विपक्ष के साथ संसद के इस विशेष सत्र में संपर्क साधना चाहती है, वार्ता करना चाहती है, ताने देकर, उनका मजाक उड़ाकर। प्रधानमंत्री ने क्या कहा मैं आपको बाद में बतलाऊंगा दोस्तों, मगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट की एक और वजह है क्योंकि राहुल गांधी ने कल तेलंगाना में एक जबरदस्त रैली, जिसमें सोनिया गांधी भी मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे और उसके अलावा कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस जबरदस्त रैली में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर हमला किया है। यही नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि तेलंगाना में 3 लोगों की तिकड़ी काम कर रही है, केसीआर, ओवैसी और बीजेपी। ये तीनों एक साथ हैं और कहने को अलग। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस सो कॉल्ड तिकड़ी पर। सुनते हैं। आप याद रखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी पूरा का पूरा फायदा अदानी जी के लिए करते हैं। हर इंडस्ट्री में अदानी जी को फायदा मिला है। दुनिया में सबसे अमीर आदमियों में से अदानी जी हो गए हैं। मैंने पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में भाषण दिया और मेरी लोकसभा की मेंबरशिप को रद्द कर दिया। वैसे ही केसीआर जी पूरा का पूरा देश, स्टेट का धन अपने परिवार को दिलवाते हैं। इन दोनों की पार्टनरशिप है। मैंने तेलंगाना में आपको भ्रष्टाचार के बारे में अभी बताया, अनेक उदाहरण दिए, मगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर उनकी मदद करते हैं। और दूसरी साइड देखिए, जहां भी हम बीजेपी से लड़ते हैं वहां एमआईएम आके हमें डिस्टर्ब करती है। ये तीनों एक पार्टनरशिप है, मिलकर काम करते हैं और चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करती हैं। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं। दोस्तों, कल का दिन तेलंगाना में कांग्रेस के लिए एक बहुत अहम दिन था क्योंकि उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। कांग्रेस को अब तेलंगाना से उम्मीद दिखाई दे रही है। अब वो तो खैर चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि वहां सत्ता में कौन आता है, मगर आज का दिन बहुत अहम दिन है दोस्तों, क्योंकि आज का दिन पुरानी जो संसद था उसकी आखिरी दिन था। मगर इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कैसे करते हैं। आज देश के सामने प्रधानमंत्री 2 बार रूबरू हुए। एक तो तब जब संसद के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, मन की बात की। 1 वे ट्रैफिक था वहां पर। मैं चाहूंगा आप सुने कि उन्होंने विपक्ष को किस तरह का ताना दिया। 4 सेकंड है सिर्फ, सुनिए उन्होंने क्या कहा। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जब आप नई संसद के उद्घाटन पर एक नई शुरुआत, एक नए अध्याय के पलटने के बाद संवाद कायम करते हैं, तो क्या यह सलीका होता है विपक्ष से बात करने का। विपक्ष पलटवार कर रहा है कि अगर इस संसद में कोई सबसे ज्यादा रोता है तो वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर नाकामी पर रोते हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है। क्योंकि संजय सिंह इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। हम नए सदन की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष को टारगेट करने वाली भाषा ही बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है।
मोदी जी कह रहे हैं कि रोने धोने की जरूरत नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ही रोते हैं। कोरोना में लाखों लोग मरने के बाद आकर रोते हैं, जीएसटी लागू करने के बाद रोते हैं। मोदी जी ये बात अपने लिए कह रहे थे। मैं आपको यह भी बतला दूं दोस्तों, ऐसे कई मुकाम रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंसुओं का सहारा लिया है अपनी बात रखने के लिए। आपको याद होगा जब नोटबंदी हुई थी, जब त्राहिमाम मचा हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री ने क्या कहा था देश की जनता को कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, अगर मैं हालात काबू पे ना ला पाऊं तो वो चौराहा बता देना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तब भी उनकी आंखों में आंसू थे। और नोटबंदी इस देश के लिए एक ऐसा दंश बनकर सामने आया। नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी, हम सब जानते हैं। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने आंसुओं का सहारा लिया था। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री इस तरह से विपक्ष पर ताना क्यों कस रहे हैं। मेरा यह मानना है कि इस तरह से इमोशनल होने के बजाय प्रधानमंत्री को तर्कों पर बात करनी चाहिए। मसलन भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस विशेष सत्र के एजेंडे के बारे में पहले से ही विपक्ष को बताना चाहिए था। आपने सर्वदलीय बैठक की, उसको लेकर भी असमंजस लगातार बना हुआ था। आपने अपनी तरफ से यह मुद्दा स्पष्ट ही नहीं किया कि इस विशेष सत्र का एजेंडा क्या है। यह तो आपको स्पष्ट करना चाहिए ना। यही वजह है कि यहां पर मनोज झा क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मनोज झा कह रहे हैं कि यह विशेष सत्र किसी भी सूरत में नहीं है। किसी जोशी ने प्रधानमंत्री को कुछ कह दिया होगा और प्रधानमंत्री उन तमाम मुद्दों पर विश्वास करते हैं। यह सिर्फ साधारण बिल ला रहे हैं जो शीतकालीन सत्र में भी लाए जा सकते थे। यह मत कहिए कि आपका कोई एजेंडा नहीं है, एजेंडा साफ है। मगर हम दरअसल यह देखना चाहते हैं कि असली एजेंडा क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। बाकी इस विशेष सत्र के बारे में कुछ भी विशेष नहीं है। बकौल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें सरकार ने हमें बताने की जरूरत तक नहीं समझी कि इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पर चर्चा होगी। यह कहा गया कि 8 मुद्दों पर चर्चा होगी। वो मुद्दे बिल के रूप में आएंगे या चर्चा के रूप में आएंगे, वे 8 मुद्दे क्या होंगे कुछ भी नहीं बताया। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारदर्शिता नहीं रखते और दूसरी तरफ विपक्ष को इस तरह से ताना देना। ऐसे में संवाद किस तरह से बनेगा? ऐसे में विपक्ष में विश्वास किस तरह से पैदा होगा? हालांकि एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, आज मैं प्रधानमंत्री का जो पुरानी संसद भवन में दिया गया जो आखिरी भाषण था ना, मैं उसकी दिल से तारीफ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के इस भाषण में उन्होंने पंडित नेहरू की भी तारीफ की, लाल बहादुर शास्त्री की भी तारीफ की, इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया और अपने इस पूरे भाषण में उन्होंने कोई भी कड़वी बात नहीं की। उन्होंने पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण का जिक्र किया तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के उस भाषण का भी जिक्र किया जिसमें अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी मगर यह देश एक रहना चाहिए। कहीं ना कहीं अटल जी उस वक्त मौजूदा भाजपा सरकार को ही संदेश दे रहे थे कि राजनीति करो मगर उसकी एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राजनीति जो भी हो उसमें आम सहमति होनी चाहिए, एक कंसेंसस होना चाहिए। अटल जी वही बात कह रहे थे। कहीं ना कहीं आज से कई सालों पहले मौजूदा भाजपा के लिए उनका यह संदेश था जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने अपने खूबसूरत भाषण में किया। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, प्रधानमंत्री का भाषण बहुत उम्दा था मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें प्रधानमंत्री ने कही थी उस पर वो खुद अमल जरूर करेंगे, कम से कम नए संसद भवन में तो जरूर करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।